स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं चर्चा की ओर और जैन साहब से सीधा जवाब लेते हैं। जैन साहब, व्यास ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए उम्मीदें थी आम जनता को, लेकिन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह क्या है ये आप जरा जाहिर कीजिए। जैसा कि दुबे जी, जैसा कि सरकार 2 साल पहले एक स्कीम लाई थी ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम के लेके, और उसको जब लाया गया था तो सब चर्चा करते थे कि साहब जल्द ही ओल्ड रिजाइम खत्म करके न्यू रिजाइम लाई जाएगी, कोई इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। मगर सरकार ने वो रिजाइम कंटिन्यू रखा है, पहली बात। दूसरी बात, आज बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रिबेट थी, स्पेशल रेट टैक्स रेट लगाई थी 15%, उसको भी 1 साल के लिए कंटिन्यू रखा है। साथ ही साथ एक नया टैक्स रिलीफ दिया है डिसेबिलिटी वाले पेरेंट्स के लिए, जिसके बच्चे डिसेबल हैं, उनको भी एक रिलीफ दिया है, अलाउ एन्युटी पेमेंट टू डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के लिए। वो एक नई चीज है, स्वागत युक्त कदम है, सोशल सिक्योरिटी को लेके है। साथ ही एक कोऑपरेटिव के ऊपर जो टैक्स लगना था उसको 18.5% से कम करके 15% किया गया है। कोऑपरेटिव हमारे देश में बहुत एक बड़ा सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर, उसका काम उसमें ध्यान रखा गया है। एक जो लिटिगेशंस बहुत हो रहे थे, लोग कह रहे थे टैक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर के हैं, तो उसके लिए उनके लिए भी एक नया विजन लाया गया है कि अगर कॉमन है तो उसके लिए आपको अपील्स में नहीं जाना है इनकम टैक्स में। साथ ही साथ इन्होंने सरचार्ज भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेट पे 15% की कैप लगाई है, ताकि क्या वो 22.5% तक जा रहा था वो ना जाए, तो 15% तक ही आ जाए। साथ ही साथ एनपीएस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट किया गया है। एक लास्ट जो अपना क्रिप्टो करेंसी का डिजिटल रुपी की बात कर रहे हैं, उसके आने से जो अभी कई सारी ऐसी जगह थी जहां से टैक्सेशन इवेड हो रहा था, उसके ऊपर टैक्स 30% यानी एमएमआर पे लगाया गया है। तो वो जो एक नया टैक्स ये तो जो आप कह रहे हैं, ये तो आप जो कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी जो है वो सरकार लेकर आने वाली है, आरबीआई लेकर आएगी, ये तो कम से कम ये तो सरकार का कमाई का जरिया है, वो अपने इनकम बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तमाम बड़े फैसले ले रही है। लेकिन अभी भी देखिए सवाल मेरा वही है, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार के ऊपर इतना प्रेशर है? क्या हमारा इतना डेब्ट है कि हम इसकी वजह से अपने ऊपर इतना लोड नहीं ले पा रही हैं? नहीं सर, इसको लिमिट्स को ऑलरेडी 5 लाख रुपए तक तो वैसे भी टैक्स फ्री कर रखा है। जो अपना मिडिल क्लास है उसके लिए 8.5 लाख रुपए तक का टैक्सेशन अभी भी नहीं लग रहा है। कोई एडिशनल रिबेट नहीं दी गई है, मगर हाँ कोई रिबेट कम भी नहीं की गई है। और जैसा कि पहले जैसा सोचा जा रहा था कि न्यू रिजाइन को ही लगाया जाएगा, ओल्ड रिजाइन को हटा दिया जाएगा, वो नहीं किया गया है। उसके अलावा बात करें तो हमारे स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, सर ने जैसा बोला, स्टार्टअप इंडिया के अंदर आज हम वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हैं। स्टार्टअप जो हमारे ग्रोथ कर रहे हैं उसकी जो रिबेट है उसको भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो हमारे जो युवा हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में भी स्टार्टअप लेके आए हैं, उसके लिए भी एक है ना अलग से सेगमेंट रखा गया है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए नाबार्ड से फंडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि ECLGS करके एक जो स्कीम है उसका 50,000 से बढ़ा के उसको 5 लाख रुपए पे लाया गया है, तो उससे एमएसएमई को भी बेनिफिट मिलना है उसके अंदर। साथ ही साथ बात करते हैं 80 लाख घरों को बनाने की बात की गई है, जो गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। साथ ही साथ हर घर नल से जल योजना के अंदर 3.8 ठीक है जैन साहब, देखिए तमाम योजनाएं तो लाई जा रही हैं, तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी तमाम ऐसे बड़े मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहा है। आपने पिछली बार भी कहा था कि हम इतनी नौकरियां लेकर आएंगे, इस बार भी आपने जिक्र किया कि हम 60 लाख नौकरियां लेकर आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचेगा, जो एमएसएमई और जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी, उनको भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन कैसे, ये अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है। व्यास जी आप बताएं, क्या ये बजट छोटे मोटे उद्यमियों को, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, क्या उनको फायदा पहुंचा पाएगा? जो वादे किए जा रहे हैं कि हम 60 लाख नौकरियां लाकर देंगे, क्या पिछली बार जो वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे हुए? क्या अब जनता इन वादों पर, इस बजट पर भरोसा कर पाएगी? सर ये तो आप आंकड़े देख लीजिए, मई 2014 में ये सरकार आई थी और आज हम मई 2022 में बैठे हैं, लगभग 8 साल इस सरकार को हो जाएंगे। सबसे पहले सरकार कंसेप्ट लेकर आई थी, जुमला लेकर आई थी, मेक इन इंडिया कंसेप्ट, जिसमें बोला था हम 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे, कृषियों की हम आय 2022 तक डबल करेंगे, हम इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अब आप देख लीजिए 2 करोड़ रोजगार की बात 2014 में करने के बाद आज ये 60 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। आप आंकड़े निकाल लीजिए उन 2 करोड़ में से अब तक कितने लोगों को नौकरी मिली है। और अगर ये नौकरी मिल गई होती है, मैं कह रहा हूँ वो स्वरोजगार भी होता, नौकरी की बात नहीं करें, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी होता, तो आज जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है कि जहाँ पे बेरोजगारी, गरीबी
और जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है उसकी स्थिति नहीं होती, क्योंकि मनी का रोटेशन इकोनॉमी में बहुत फास्ट होता, हाथ में पैसा खर्च करने के लिए होता। आप पैसा बांट रहे हैं लोन के रूप में, आप उसको एक डूबे हुए आदमी को और डुबा रहे हैं। आप पैसा उसको बांटिए, आप उसको कमाने का जरिया बताइए। बिल्कुल। जैसा बताइए, 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया है आपने, कहां पर कैसे ये रोजगार पैदा कर पाएंगे आप? दुबे जी, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे काबिल दोस्त नितिन भैया ने खुद ने क्वेश्चन किया और खुद ही ने उसके आंसर दिए हैं हर जगह। उन्होंने कहा कि हमने रोजगार की बात की, फिर कहा हाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की। तो वही है कि हम रोजगार की नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ होगी वो आधारभूत सुविधाओं के विकास से रिलेटेड होगी। हम किसी को मोहताज नहीं बनाएंगे, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि हम तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। कांग्रेस कहती है हम 7 दिन में आपको गरीबों का कर्जा माफ कर देंगे, सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, फिर कहती है खाली कोऑपरेटिव बैंक वालों का होगा। ऐसा भेदभाव कांग्रेस करती है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बात ही नहीं की जाती। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि साहब आपको स्वावलंबी बनना है, स्वाभिमान से कमाना है, आपको 2 रुपए कमाने के लायक हम बनाएंगे, ना कि हम आपको 2 रुपए की कोई ऐसी चीज देंगे। तो हम डोनेशन नहीं देते, हम कहीं किसी को चंदा नहीं देते, हम किसी को ये नहीं कहते कि भैया तुम्हें घर पे बैठे रहो और तुम्हें घर पे मिल जाएगा। हम कहते हैं काम करेंगे, हम हमारी जीवटता को बढ़ाते हैं, हम हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। आज बात करते हैं एमएसएमई को, जो 6,000 करोड़ रुपए देने की बात स्पेशली इस बजट में कही गई कि नई योजनाएं लागू होंगी। प्लस साथ ही साथ जो 35 लाख करोड़ रुपए, 35% ऑफ द जीडीपी हमारा टोटल बजट का हमने जो आधारभूत सुविधाओं के लिए लगाने की बात की है, बेसिकली वो रोजगारी तो सृजन होगा। वो सारा पैसा किसी न किसी, अगर रोड बनती है, अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो रोजगार अपने आप आना है। 60 लाख की बात करते हैं, ये 2 साल जो कोरोना के हैं उसमें जो सरकार ने किया, क्या कांग्रेस इस बात के लिए सरकार की प्रशंसा नहीं करेगी? जिस तरह से हमने कोरोना को लड़ा है, आज जिस तरह से हमने अराउंड 150 करोड़ वैक्सीन लगा दिए हैं, क्या ये एक सरकार की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने अच्छा कार्य नहीं किया है? हमने उसके बावजूद हमारी जीडीपी को गिरने नहीं दिया है। आज हम वापस से स्टेबल हो गए हैं, आज हम इतनी बड़ी बातें फिर वापस से करके उसको सही कर पा रहे हैं। हमने कोई बजट से रिलेटेड, बजट में ऐसा कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं दिया कि हमें खाली ये इलेक्शन जीतना है तो यूपी में हमने ये कर दिया हो। क्योंकि पहले क्या घोषणाएं होती थी, पहले की सरकार ये कहती थी कि साहब यहाँ इलेक्शन है तो इस बजट वाले राज्य इस बार बजट में उस जगह पे 25 नई रेलें चालू कर दी जाएगी। अब की बार हमने सर, हमारा काम है देश के लिए, हमें सरकार चुनी गई है देश के लिए, हम देश के लिए काम करते हैं। और हमारे ठीक है, देश में किसान भी आते हैं और किसानों का भी जिक्र आपने किया, किसानों का भी जिक्र आपने किया। आपने कहा कि हम पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि पेमेंट तो पहले भी हो रहे थे। ठीक है जैन साहब सवाल सुनिए ना, जैन साहब सवाल सुनिए, आऊंगा मैं आपके पास भी। आपने अपनी बातें रखी। व्यास जी, देखिए बड़ी बात यह है कि देश में किसान है और किसान इस देश की रीढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है, क्या सरकार उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतर पाई है? किसान तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि जो उम्मीदें हमें थी उस पर अभी भी सरकार जो खड़ी नहीं उतरी है। हमें उम्मीदें ये थी कि कर्ज माफ होंगे, सिंचाई को लेकर भी कुछ नए बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ना हमारी आय दोगुनी हो रही है, ना हमें कोई फायदा पहुंच पा रहा है। व्यास जी, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, आप सरकार की मंशा पे जाइए। आप बात तो 2 करोड़ रोजगार ही करते हैं, चलो 2 करोड़ रोजगारों के अंदर आप कृषि को भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, आपने वहां भी रोजगार दिया, लेकिन आप मंशा पे जाइए ना। आप नोटबंदी से लेके अनऑर्गेनाइज रूप में आपने जीएसटी लगाया, उसके बाद में आपने एकदम से लॉकडाउन लगाया। इन 3 त्रासदियों के बाद में इकोनॉमी रिवाइव करेगी कैसे, आप बताइए मेरे को। सरकार की मंशा ही नहीं है कि हम रोजगार उस तरह जनरेट करें, क्योंकि आपका एम है डिस्पैरिटी ऑफ इनकम को बढ़ाना, इस खाई को बढ़ाना, कि हिंदुस्तान की 90% 95% इकोनॉमी का कंट्रोल कुछ चंद हाथों में रहे और बाकी सरकार, बाकी जो हमारी जनता है वो बस उनकी गुलाम बन के रहे। तो मंशा ही नहीं है तो आप करेंगे कहां से? आज भी डिमोनेटाइजेशन की बात करें या अनऑर्गेनाइज जीएसटी की बात करें, तो उस त्रासदी को हमारी जनता अभी भी झेल रही है। तो आपकी मंशा पे ही सवाल है कि आप 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे कैसे। और जहाँ तक कृषि की बात है, वहाँ भी आपकी मंशा दिख गई थी। आपने जिस तरह से काले कानून आप लेकर आए, आपने 700 जो कृषि वहाँ पर एक्सपायर हुए, शहादत प्राप्त हुई, आपने उनको क्या क्या बोला, तो वहाँ भी आपकी मंशा क्रिएट हो गई, पता लग गई आपकी मंशा। जैन साहब जवाब दीजिए।
सर जैसा कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि के लिए जितने कार्य इस बजट में भी आए हैं वो आपको सबको पता है, इस बार खेती का सामान सस्ता होता जा रहा है। कैन बैनवा लिंक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया है जिसमें 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई बढ़ेगी और 65 लाख लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होगी और 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी लाभ मिलेगा। इसके ऐसी ही 5 और परियोजनाएं भी लागू की जा रही है। इसके अलावा जो पीपीपी मोड पे किसानों के लिए डिजिटल और हाईटेक सेवाओं के लिए उपलब्धता कराई जा रही है। आज नाबार्ड अगर कृषि के स्टार्टअप के लिए फंड करेगा तो कृषि एक नए उन्नत तरीके से आएगी। वो मौसम पे आधारित ना होकर वो आज इरिगेटेड और एक ऑर्गेनिक सेक्टर की तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करेगी। आज कई सारे युवा जो अपने आपको एज क्या कहते हैं खेती के नई चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि देश आगे बढ़ रहा है। देश को उसके बारे में काफी जानकारी मिल रही है। कृषि के स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा आप कहेंगे, देखेंगे लास्ट 2 सालों में कृषि को लेकर जो कोरोना ने बाकी दुनिया को नेगेटिव किया, हमारे यहाँ पर खेती में वो युवा लग गया। आज वो सारे लोग जो कि आउट ऑफ इंडिया अपन बात करें, अमेरिका में बात करें, वहां पे बेरोजगार थे। हमारे यहाँ पर एक रोजगार था क्योंकि हम कृषि आधारित हैं। हमारे पास में स्वरोजगार की एक विविधता है। हम अपना पुरुषार्थ यूज करना चाहते हैं। हमारे पास में हम बात करते हैं कि कितने ऐसे संसाधन सरकार ने प्रदान किए हैं। आज स्वरोजगार के जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर सरकार हमेशा पूरा अमाउंट चाहे लघु उद्योगों को दे रही हो, चाहे वो कौशल विकास प्रोग्राम के थ्रू दे रही हो। हर एक व्यक्ति को कमाने के लिए अगर उसकी सोच है, उसको संसाधन सरकार की तरफ से मुहैया कराए जा रहे हैं। आज बात करते हैं जीएसटी की, बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स आने के बाद में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से टैक्स रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। आज कोविड काल में भी एक दिन पहले की बात है 140 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आना अपने आप में एक रिमार्केबल है कि लोग सरकार के साथ हैं। सरकार के नहीं, ठीक है। देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे नाराज है। उनकी नाराजगी आप कैसे करेंगे दूर? जैन साहब। सर वो बहुत बड़ा वर्ग आम जनता नहीं है। वो कौन है फिर से बताइए आप? आम जनता सरकार से बहुत खुश है, मोदी जी के साथ है। वो पूंजीपति है जिनकी पूंजी नहीं बढ़ पा रही है। नोटबंदी से ज्यादा असर किसको हुआ? पूंजीपतियों को हुआ या हमारी आम जनता को हुआ? लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप पूंजीपतियों की सरकार हैं, आप पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। अब आप बताइए ना सर, अगर नोटबंदी की तो पूंजीपतियों पे इफेक्टेड थी या उस नॉर्मल? अगर मेरी बात करूं तो मेरे पास में ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं था जो अगर 5 लाख तक की रिटर्न भर रहा हो उसको नोटबंदी से इफेक्ट आया हो। मगर जिसकी रिटर्न 1 करोड़ की ये रिटर्न है उसको नोटबंदी से बड़ी चिंता हुई थी। मेरे पास ऐसा, मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात बोल रहा हूं कि अगर नोटबंदी के बाद में जीएसटी की बात करें तो अब एक भी हर ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होता है, हर ट्रांजेक्शन रूटेड होता है और हर ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग हो जाती है। तो जीएसटी नोटबंदी देश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ एक सेक्टर जो नाराज है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मगर देश के लिए बहुत अच्छा है और वो कदम उठाना पड़ता है सरकार को, सोच समझ के वो कदम उठाना। ठीक है व्यास जी, देखिए आप जैन साहब तो कह रहे हैं कि हमारे कामों से देश की जनता खुश है, उद्योगपति नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि उद्योगपतियों के लिए सरकार है। सर उद्योगपति की ना, अगर आप आज जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, जो उनका टारगेट था कि 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग हर महीने करेंगे, अब इनका आंकड़ा है 1,40,00,000 करोड़ अभी शायद जनवरी में उन्होंने कलेक्ट किया है। तो आप उसकी सेगमेंटल तो करिए ना। आपका 1,40,00,000 करोड़ जो आया है उसमें से ऊंचे पूंजीपतियों से कितना पैसा आया है और नीचे तबकों से कितना पैसा आया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है उसकी वजह से ये आंकड़े इस तरह आ रहे हैं। अगर आप टॉप 5% उद्योगपतियों का निकालेंगे तो आपको वो शायद 1 लाख करोड़ मिल जाएगा, बाकी का 40,000 करोड़ है। और सर जीएसटी के दायरे में आने वाले तो हिंदुस्तान के बहुत कम व्यापारी हैं। बिल्कुल, जरा एक बार आप भी समझाएं, क्योंकि देखिए आप खुद सीए हैं। हम लोग शुरुआत से इस बात का जिक्र रखा है कि देखिए आम जनता एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि नाराज थी कि इनकम टैक्स में कोई भी हमें छूट जो है वो नहीं मिली है। क्या ये संभव था कि इनकम टैक्स में सरकार छूट दे सकती थी? अगर संभव है तो आखिर सरकार ने फैसला क्यों नहीं लिया? दे सकती सर। हमारे इनकम टैक्स में चैप्टर 6 से है, एटीसी का है, वहाँ 1.5 लाख की लिमिट काफी सालों से चल रही है। और मेरे ख्याल से वो एक 1.5 लाख को बढ़ा के 2.5-3 लाख कर दे तो बड़ी विन विन सिचुएशन रहती है। इसमें आपकी सेविंग्स भी हो जाती है और आपको तो टैक्स में डिडक्शन भी मिल जाता है, आपका इनकम में से डिडक्शन भी मिल जाता है आपको। तो एटलीस्ट ये चीज तो सरकार को करनी चाहिए थी, अगर उन्होंने स्लैब नहीं भी चेंज की तो।
ठीक है जैन साहब, देखिए अब यहां पर ब्यास साहब भी कह रहे हैं, वो भी एक सीए हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है, कांग्रेस का पक्ष भी रख रहे हैं कि जो चीज पॉसिबल थी कम से कम सरकार को वो तो करना चाहिए था, ये आपके हाथ में था, लेकिन ये तमाम चीजें आपने नहीं की, जिसकी वजह से एक बड़ा वर्ग जो है आपसे नाराज है। लेकिन फिलहाल अगर हम आगे बढ़े, पॉइंट टू पॉइंट आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर देखें तो महिलाएं भी नाराज हैं। महिलाओं का भी ये कहना है कि हमें भी इनकम टैक्स में छूट चाहिए थी, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ खास हो नहीं पा रहा है। जैन साहब। हाँ सर जी। ऐसा था दुबे जी कि रही बात इनकम टैक्स में छूट देने या नहीं देने की, उस निर्णय के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं इतना कहूंगा कि महिलाएं नाराज नहीं है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड ही तो सभी बातें हैं। सबसे पहली बात कि साहब आज हम बात करें कि एक महिला ने जो बजट बनाया है, उस महिला ने देश के विकास के लिए जो बजट बनाया है, क्या उसके अंदर उसने सोचा नहीं होगा कि महिलाओं को क्या मिलेगा? क्या स्टार्टअप इंडिया है, या जो हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए हम बात करते हैं 80 लाख मकान बनेंगे, क्या वो महिलाओं के लिए नहीं है? क्या अगर आज की बात करते हैं कि एमएसपी का डायरेक्ट पैसा जो उनके खातों में जाएगा, या कोऑपरेटिव जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा सेक्टर है, उसके ऊपर टैक्स रेट कम की गई है, तो क्या वो महिलाओं के लिए नहीं है? अगर बात करूं आपकी बात का, तो मैं समर्थन करता हूं कि अगर बजट में कहीं टैक्स रेट कम की गई है, तो वो तो खाली और खाली महिलाओं के सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में कम की गई है, तो महिलाओं का तो विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन महिलाएं भी इस बात का जिक्र कहते हैं। देखिए सुबह से लगातार हमारा ये महा कवरेज जो है वो जारी है, हम सुन पा रहे हैं, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वो महिला होने के नाते वो महिला की जरूरतों को नहीं समझ पा रही हैं। किचन जिसका बजट महिलाएं देखती हैं, महंगाई लगातार वैसे ही बढ़ रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो कम से कम करने का ऐलान करना चाहिए था। सर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं आप भी जानते हैं। केंद्र सरकार हमेशा से चाहती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आया जाए, ताकि वो सब चीजें हम नियमित कर सके। पिछले 1-1.5 महीने पहले ही बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ड्यूटीज कम कर दी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे। ये एक बाहर के तत्व के साथ में उसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता। मगर राज्य की जो सरकारें हैं, हमारे देश की जो सरकारें हैं, वो चाहती नहीं है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। महंगाई बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण पेट्रोल डीजल के दाम है, मैं भी मानता हूं, मगर उसका कंट्रोल करने के लिए व्यास जी देखा सुना आपने, महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि तमाम चीजें जीएसटी के अंदर आ जाएं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप ही देखिए कि अभी हाल फिलहाल में भी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी इसके ऊपर वैट को कम किया था, और जब तक राज्य सरकार को उसके हिस्से का जीएसटी का अमाउंट यहाँ राजस्थान में नहीं मिलेगा, तो राजस्थान को भी अपनी सरकार चलानी है यहाँ पे, तो वो भी काफी अमाउंट पेंडिंग पड़ा है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल के पास में, जो जीएसटी से हमारे पास में आता है। पर इन सब के बावजूद भी कोरोना काल पर सबको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे इसके ऊपर वैट को रिड्यूस करके काफी रेट्स को नीचे लेकर आए हैं पेट्रोल डीजल के अंदर। लेकिन फिर भी साहब एक आम गृहिणी की जो दिन की शुरुआत होती है, वहां से लेकर रात तक में वो जिन जिन छोटी छोटी चीजों से गुजरती है, उन सब पे ही इनकम जो इन्फ्लेशन की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर आप सुबह दूध से स्टार्ट करें, वो भी महंगा हो जाता है डीजल की वजह से। आप सब्जी देखें, आप दाल की रेट्स देख लीजिए, आप सरसों की रेट्स देख लीजिए, मतलब क्या कारण है? ये तो हमारे भी समझ से परे है कि रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हैं पिछले 3 या 4 साल के अंदर हम देखें तो। जैन साहब सुन रहे हैं, देखिए महिलाएं भी असंतुष्ट हैं, दूध से लेके शाम तक की तमाम चीजें जो अगर आप देखें, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस तरीके से दूध जो है वो महंगा हुआ, 1-2 रुपए प्रति लीटर जो है वो महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे। लेकिन आपकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि विपक्ष है, इसी की वजह से ये जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल अगर हम आगे बढ़े और बात करें कि छात्रों को लेकर, आपने कहा कि हम एजुकेशन सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, क्या लगता है जो फैसले आपकी सरकार ले रही है, क्या वो पढ़ाई और मजबूत हो पाएगी?
बिल्कुल सर, वो पढ़ाई और मजबूत हो पाएगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो सरकार ने पिछले अपने 7 साल के कार्यकाल में, 8 साल के कार्यकाल में किया है, वो सभी चीजें आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए की है, कौशल के विकास के लिए की। महत्वपूर्ण चिंतन सरकार का हमेशा से शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए रहा है, और उसके लिए वो उन्होंने इस बार आवासीय प्रयोगशालाएं और कौशल परक ई प्रयोगशालाएं तक भी लाने की कोशिश की है। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि देश स्टेट एक ई पोर्टल है वो लॉन्च किया है, जिसके थ्रू हम है ना हमारे जितने भी बच्चों को 8वीं क्लास से, जो अभी सिस्टम भी चेंज किया कि 8th क्लास के बाद में एक नया बच्चा सोचे कि उसको कैसे आगे ग्रो करना है, कैसे कमाना है। आज तक 12वीं क्लास तक पढ़ के वो सोचता था खाली मुझे नौकरी करनी है, नौकर बनना है, जबकि अब जो अपनी नई शिक्षा प्रणाली आएगी उसमें हमें देखना है कि हमारा कौशल का क्या विकास हो, हम किस सेक्टर में जाएं, ताकि हम हमारे देश के विकास के साथ साथ अपना खुद का भी विकास करें और हम एक नई ऊंचाई पे पहुंच सके। हमें नौकर नहीं बनाने हैं, हमें एक पढ़ा लिखा, एक चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन व्यास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। सुना आपने किस तरीके से तमाम बड़ी बातें कही जाए, लेकिन उम्मीदें अभी जनता को यही है कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो बजट पेश किया गया, उससे कहीं ना कहीं आम जनता को हित पहुंचे, उनका भला हो सके। एक ब्रेक।